इस महफिल को सजा करके और हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिए। ये चुनावी सभा है साथियों, इसलिए सीधे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। समय है और 10 बजे सभा खत्म हो जाएगी। आमतौर से मुझे अपनी बात रखने के लिए सवा घंटा 1.5 घंटा वक्त चाहिए होता है। अब वक्त बहुत कम बच रहा है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती। ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को खाक पा नहीं सकती। ये 18वीं बार देश की व्यवस्था चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लोकसभा का गठन करने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में भारतवर्ष के अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और इस चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत 7 राउंड के चुनाव होने थे, जिनमें 5 राउंड के चुनाव पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 115 सीटों पर वोट पड़ना बाकी है, जिसमें कल छठे चरण का मतदान होगा। और कि एक तरफ एनडीए के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों के लोग फिर से प्रयासरत हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए सरकार चलाने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम हमख्याल पार्टियों के लोग एक मोर्चा बना करके और आपस में सीटों का एडजस्टमेंट कर करके भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 10 साल तक उनकी शासन व्यवस्था को देखा गया, अब इन्हें हटाया जाए और इनके जगह पर हमें मौका दिया जाए। दोनों के अपने एजेंडे हैं। हमारे आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जयकिशन साहू जी यहाँ आ चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत कर दीजिए। आइए विधायक, आइए आ जाइए ऊपर। अब दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश ये लगातार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने 10 साल के शासन में देश को आत्मनिर्भर बना दिया और देश को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि अगर आगे मौका मिला तो हम भारत के जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को भी हम पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का वर्णन, उल्लेख लगातार मीडिया के माध्यम से टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, मैगजीनों में हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन आम जनता में रुझान नहीं मिलता। जो पिछले चुनावों में मोदी और उनके जमात के लोगों को जनता का जो समर्थन मिल रहा था, उसकी झलक नहीं दिखाई दे रही। अब मोदी जी बोलते हैं, कल आ रहे हैं गाजीपुर में, कल गाजीपुर की सरजमीन पे आ रहे हैं, आप देखोगे। अब मोदी जी भाषण देने खड़े होते हैं तो जो जमात नौजवानों की और कतार खड़ी होकर डांस करने लगती थी, नारा लगाने लगती थी मोदी मोदी का, अब कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं उसका पता नहीं। मोदी जी, उनके भाषण में जो आत्मविश्वास होता था, जिस तरह से वो जनता को अपनी तरफ, अपनी बात को बताने, दिखाने और समझाने के लिए अब जो
जो जहां है भैया बैठ जाओ। उमर आए लेट आए, क्योंकि रास्ते चारों तरफ खोदे गए हैं, किसी को अंदाजा नहीं होगा तो गाड़ियां फंस जाएंगी। अब साहब बैठ जाइए, ये समय नहीं रह गया कि अब उनको बोलने को मौका मिलेगा, लेकिन आप खड़े ही हो जाइए, लोग ताली बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। आप लोगों का भी हौसला रह जाए, उनकी भी बात कर जाए। किसी भी मंच पर ये ध्यान रखा जाए, दो लोग साथ चल रहे हैं कि अगर किसी ऐसे मंच पे जाना है जहां हम भी हों तो हमसे पहले पहुंचाने की कोशिश किया जाए। कल से ये ध्यान रखा जाए, जो संचालन और व्यवस्था संभाल रहे हैं। बैठिए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बात सुनिए आप। तो ऐसी सूरत हाल, जब एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों की तरफ से सरकार चलाने वालों से कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इस बात का खड़ा किया जा रहा है कि मोदी जी, आपने जब 2014 में जनता के बीच में पहली बार आप और आपकी पार्टी के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था सौंपने के लिए आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आपने भारत की जनता के साथ जो कुछ वादे किए, उस सवाल पर बात होनी चाहिए। वो वादा था देश में बढ़ी हुई महंगाई को नियंत्रण करा जाएगा। वो सवाल था देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। वो मुद्दा था देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। वो सवाल था जब आपने देश को तरक्की के, देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, देश में अगर मोदी जी की सरकार बनी तो 100 स्मार्ट सिटी बना दी जाएगी। ये भी कहा गया था कि हर स्टेट में एम्स हॉस्पिटल के जैसा 10-10 हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। देखो, 2-3 लड़के हो तुम, जरूरत से ज्यादा शौकीन, बैठ जाओ वहीं पे। बैठो, बैठाओ उनको, बैठाओ दोनों तीनों को। बात सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, हीरो मत बनिए। जो सवाल थे, हमारी नौजवान पीढ़ी, इनको ऐसा शौक पकड़ लिया है सेल्फी लेने का और कैमरा लेने का, हाथ तो बंद और दिमाग भी पता नहीं कहां। न ये ताली बजा सकते हैं, न बात सुन सकते हैं। कहां जा रहा है हमारा देश? क्यों इतनी चिंता है इस चुनाव में? ये तुम्हारे जैसे नौजवानों के भविष्य को लेकर चिंता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादा हिस्से गुजार लिए। उनको फिक्र है तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए फिक्र है। इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए। ये मुद्दे टीवी में, रेडियो में, अखबारों में बहस नहीं हो रहे हैं। टीवी अखबार में अगर बहस चलेगी तो वो बहस चलेगी जिस मुद्दे से जनता का कोई सरोकार नहीं। जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उस पर कोई बहस नहीं। जैसे ही रोजगार की बात आएगी वैसे ही कोई नया शगुफा छोड़ दिया जाएगा। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया, 58 रुपए लीटर डीजल जो बिकता था वो 90 रुपए का। इस बात पे कोई चर्चा नहीं है कि 65 रुपए लीटर का पेट्रोल देश में 100 रुपए लीटर बिक रहा है। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है कि संजीदगी से वोट में हिस्सा लेने से पहले आप इन सवालों पर गौर करें। आज देश के क्या हालात हैं? भारत दुनिया का एक विशाल देश है। कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और भारत के पास अपनी एक एयरलाइंस नहीं है। श्रीलंका के पास एयरलाइंस है, बांग्लादेश के पास एयरलाइंस है, पाकिस्तान के पास एयरलाइंस है। भारत के पास
हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अपनी एक एयरलाइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एयरलाइंस नहीं थी, एयरलाइंस थी भारत में, लेकिन विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत की एयरलाइंस को टाटा के हाथ बेच दिया। बिक गई एयरलाइंस। देश की जनता सोच ही नहीं पा रही कि आज भारत को, जिसको आपने कहा था हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, दुनिया में 3 ही कैटेगरी है राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और तीसरी कैटेगरी के राष्ट्र वो हैं जो अनुदानों पर और कर्जों पर जीने वाले राष्ट्र। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। भारत विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में था दुनिया के पैमाने पर। नरेंद्र मोदी जी, आपकी उपस्थिति में, आपके रहते हुए और आपकी कृपा से और आपकी गलत नीतियों के चलते आज भारत, आपने कहा था एक श्रेणी उठा करके हम उसको ले जाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन भारत की जनता का आह्वान किया था कि हम सब संकल्प लें कि भारत को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएंगे। वो राष्ट्र, वो देश जो जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये विकसित राष्ट्र हैं। हम भारत को भी उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी के 10 साल के शासन में हम इतना आत्मनिर्भर हो गए कि हम अब विकासशील राष्ट्र भी नहीं रह गए, हम वो तीसरी श्रेणी, और तीसरी श्रेणी जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, उस श्रेणी में घसक के पहुंच गए जो अनुदानों पर निर्भर है, जो कर्जों पर जीती। लेकिन इस सवाल को मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। उन तीसरी श्रेणी में भी जो है, उनके पास भी अपनी एयरलाइंस है। PIA है पाकिस्तान के पास, श्रीलंका के पास भी एयरलाइंस है, श्रीलंकन एयरलाइंस, बांग्लादेश के पास एयरलाइंस है। विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अपनी एयरलाइंस को भी टाटा को बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया लखनऊ का। 50 साल के लिए अडानी को, 50 साल के लिए बनारस का एयरपोर्ट, 50 साल के लिए पटना का एयरपोर्ट, 50 साल के लिए गुवाहाटी का एयरपोर्ट, 50 साल के लिए केरल का एयरपोर्ट बिक्री जारी है। पूंजीपति और पूंजीपति हो गया, और जो गरीब था, जो कमजोर था, उसको आपने मिट्टी में मिला दिया। शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा, आजादी के 75 साल के बाद भी हम अपनी शिक्षा को ऊपर नहीं उठा सके। और जब प्राइवेट स्कूलों की बात करी जाए तो प्राइवेट स्कूलों में, मॉन्टेसरी स्कूलों में, वहां फीस इतनी महंगी कर दी गई कि अगर 2 में पढ़ने वाले, 3 में पढ़ने वाले बच्चों की फीस देनी पड़े माँ बाप को, तो आमतौर से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे स्कूल नहीं, उन स्कूलों में 2000 और 3000 रुपया महीना 2 में 3 में पढ़ने वाले बच्चों का लग जा रहा है। कैसे पढ़ाएगा कोई अपने बच्चों को? आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा भी न सके। और दोहरी शिक्षा नीति के चलते एक तरफ क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा वाले स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, और दूसरी तरफ मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ने वाला, इंग्लिश मीडियम से आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने वाला बच्चा जब ऊपर जाएगा, दोनों पढ़ करके हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे, और देश में किसी पद के लिए अगर कोई वैकेंसी आउट होगी तो पर्चा एक बनेगा, परीक्षा एक होगी। कभी भी जो ये प्राइमरी स्कूल जो सरकारी शिक्षा दे रहे हैं मोदी जी और देश की सरकार, ये सरकारी स्कूलों से जो सड़क के पहुंच रहे हैं BA करने, MA करने, इनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड
और जो प्राइवेट स्कूलों से पहुंच रहे हैं उस मुकाम पर उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। नतीजा होता है कि अगर कहीं कोई वैकेंसी है, कहीं कोई कंपटीशन है, तो ये जो सरकारी स्कूलों वाला बच्चा है इनके मुकाबले जाकर के कहीं ना कहीं वो हार जाता है। अगर कोई स्थान है भी तो इन बच्चों के खाते में, जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, उनके नसीब में न कोई कंपटीशन है, न कोई नौकरी है, न भविष्य है उनका। और आप आत्मनिर्भर करें। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज ही भेज दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब हमारे धन्ना भाई से हमने काम दिया था कि जरा पता करके बताइए भाई, आप पूरा उत्तर प्रदेश घूमे हैं, किस स्टेशन से ये चल रही है ट्रेन और किस स्टेशन पे पहुंच रही है। अगर हम लोग चढ़ न सके, कम से कम देख तो ले उस ट्रेन को कि ये बुलेट ट्रेन कहाँ। कोई पूछेगा मोदी से? हमारे मीडिया के भाई ये सवाल नहीं करेंगे कि मोदी जी बुलेट ट्रेन का सपना क्या हुआ? 10 साल में आपने जो वादा किया था, कोई भी तो वादा बता दो जो पूरा हुआ। आपने कहा था स्विस बैंक में 280 लाख करोड़ रुपया भारत का छुपा कर, चुरा कर ले जाके रखा गया है। सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर वो पैसा निकाल के लाएंगे और जनधन का खाता खोल के रेडी रहिएगा और सबके खातों में दनादन पहुंचाएंगे। इंतजार करते रह गए लोग, खाता खोल के बैंकों में लाइन लगाए रह गए लोग, कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। आप सब जवाब दिखाते रहो। मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं इस मौके पर हमने पार्लियामेंट में ये शेर पढ़ा था और उस शेर को यहां दोहराना चाहता हूं, किस तरह से आज मुल्क के हालात हैं। ये भारत है, यहां वादों की खेती लहलहाती है। मैं पार्लियामेंट में पढ़ा हूं इस शेर को। ये भारत है, यहां वादों की खेती लहलहाती है और फिजा सरकार की बस शब्द के मोती लुटाती है और वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। यहाँ कागज में जन्नत। सपना दिखाइए, भारत को सपना दिखाइए, विश्व गुरु बनाइए। और भारत कर्ज के बोझ से दबा जा रहा। 51 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का बोझ था, मोदी जी आपके 10 साल के शासनकाल में ये कर्ज का बोझ 4 गुना बढ़ गया। आज भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आपने कहा था मोदी जी कि हम देश की व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से चलाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। मैं एक चौकीदार की ड्यूटी दूंगा और एक पत्ता भी बेईमानी से नहीं हिलेगा। आज देश की जनता पूछ रही है इस अवसर पर, हमारे मीडिया के भाइयों क्यों भूल गए? जनता भी भूल गई क्या? नीरव मोदी का नाम याद है किसी को? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। ये देवता नीरव मोदी और ललित मोदी, उनको भी याद है? बहुत कम लोगों को याद है क्या? याद है। और विजय माल्या याद है? ये किंगफिशर। मेहुल चौकसी 13,000 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, ललित मोदी 8,000 करोड़, नीरव मोदी 7,000 करोड़। चौकीदार चौकीदारी कर रहा और खजाने से माल गायब। और भागा भी तो गोरा बाजार नहीं भागा, इकट्ठे भाग गया, एकदम लिए दिए लंदन अमेरिका। और वहां जाके क्लब में डांस कर रहे हैं दारू पी करके। सैया भैया कोतवाल अफजर का है, कंगाल कर दिया भारत के खजाने को। वहां कह रहा है कौन अब पकड़ने आने वाला है। लंदन की अदालत में उसने अपना बयान दिया कि हम भागे थोड़ी हैं, आधा कमीशन ले लिया था हमसे सत्ताधारी दल के नेताओं ने, और जब भेद खुल गया तो हमको भगाया गया, हमको पासपोर्ट दिया गया, हमको जहाज में बैठाया गया। क्लियरेंस के बगैर कोई जा सकता है देश के बाहर? न जा सकता है न आ सकता। एक तो नहीं 30 तो भाग गए हैं। वो अलग बात है कि वो गुजरात प्रांत के, एक आध बाहर के भी हैं,
लेकिन ज्यादातर अजीब बात है, देश की जनता आज चिंता कर रही है कि मोदी जी आपके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। चाइना सीमा के ऊपर हमारे भारत मां की सीमा में घुस करके 4000 वर्ग किलोमीटर धरती पर, जहां हमारे जवान पहले गश्त किया करते थे, जो भारत अपनी भूमि मानता था, उस भूमि पर कब्जा करके बैठ गए। हम वहां परिक्रमा करने भी नहीं जा सकते। लाल लाल आंख करके बात करेंगे, एक के बदले 10 सर लेकर के आ जाएंगे। ये सस्ते डायलॉग हिंदी फिल्मों वाले, पता नहीं कौन उनको बताता है, याद कराता है। आज वो सारे डायलॉग कहां हैं? गाजीपुर में आप आ रहे हो, विकास पुरुष और आप दोनों लोगों ने मिलकर गाजीपुर को गंगा नदी पर एक पुल, वो भी अभी अधूरा है, उद्घाटन हो गया और वो अभी भी अधूरा है। हो सकता है कालीघाट दिलदार नगर के लिए एक ट्रेन 2 बार चल जाती हो, इसके अलावा कुछ नहीं, अभी भी रोड नहीं चली। बगल में हमीद सेतु पहले से बना है, न आपने बनाया न आपके एमपी का प्रस्ताव था। वो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी जब ये बना, और तब वो पुल आज इस स्थिति में नहीं है कि उस पर हैवी वाहन चल सके। उस पर छोटे छोटे टेम्पू चले, मोटरसाइकिल चले, छोटे 4 चक्का गाड़ियां चल सकती। 15 किलोमीटर पहले समानिया और धर्मपुर के बीच में पुल बना था, गंगा ही नदी पर, इसी गंगा पर। वो पुल भी विकास पुरुष का प्रस्ताव नहीं था और नरेंद्र मोदी की सरकार थी। उसका अप्रोच आपने बनाया, आपके ठेकेदारों ने बनाया, विकास पुरुष के ठेकेदारों ने मट्टी में मिला दिया। गंगा का बना हुआ पुल आज उपयोग में नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल चलती है। उससे 15 किलोमीटर पहले सैदपुर से धानापुर को जोड़ने के लिए जो चंदौली जनपद को जोड़ा पुल, ये भी श्रीमान जी आपने नहीं बनाया। गंगा पर पक्के पुल गाजीपुर में कई बने, एक आपने बनाया रेल और पुल के साथ। स्वागत है आपके इस प्रयास का, लेकिन वहीं आपने 2 पुल, धर्मपुर जमनिया का पुल और हमीद सेतु के नाम से जो गाजीपुर घाट का पुल है, इसको चलता हुआ पुल आपने बैठक बना दिया। आपने ही नीति बनाई है, नियम बनाई है कि जहां 150 डिग्री कॉलेजेस होंगे वहां यूनिवर्सिटी मिलेगी। मैं मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को और उनको कन्विंस करने की कोशिश किया कि प्रधानमंत्री जी, आपका वादा है गाजीपुर की जनता से, आप एक यूनिवर्सिटी दे दीजिए। कहे मानक पूरा है, हमने कहा 370 डिग्री कॉलेज है, 150 में यूनिवर्सिटी मिल जाती, 370 डिग्री कॉलेज है। बोले कि जमीन का प्रबंध कैसे होगा? हमका भारत जब गुलाम था तब अंग्रेजों ने मौदा, गौसपुर और फिरोजपुर में 92 बीघा जमीन किसानों की एक्वायर करके एक हवाई पट्टी बनाई थी गाजीपुर और पूर्वांचल के बगावत को कंट्रोल करने के लिए। वो 92 बीघा जमीन का रहस्य हमारे ही क्वेश्चन के जवाब में हाउस में सरकार ने दिया है कि ये 92 बीघा जमीन रक्षा मंत्रालय की है। ये पड़ी हुई है 92 बीघा जमीन, जंगल बनी हुई, इसकी आधी जमीन निकालिए, यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मोदी जी ने कहा हाँ, ये भूमि का इंतजाम हो गया तो इसमें विचार किया जाए। मैंने कहा दे दीजिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज, हम नहीं मांगते आपसे कि कोई कारखाना दे दो गाजीपुर को, लेकिन हमारे नौजवानों को उच्च शिक्षा का प्रबंध तो कर दो। तुम्हारे मानक के अनुसार है, जमीन भी गाजीपुर के पास है, एक स्थापना यूनिवर्सिटी कीजिए, एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे दीजिए। स्पोर्ट्स कॉलेज दे देंगे तो गाजीपुर में हमारे खिलाड़ी एक से एक खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जाकर के भारत का नाम रोशन करेंगे। एक स्पोर्ट्स कॉलेज गाजीपुर में, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना। जो अस्पताल था
उसी अस्पताल पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा देना। क्या किया गया? वो हॉस्पिटल था, अब वो इनकी सरकार के पीरियड का भी नहीं था। वो उन दिनों देश में जब मायावती जी की सरकार थी, जब बाद में मुलायम सिंह की जी सरकार थी, उन सरकारों में वो हॉस्पिटल वो स्वीकृत हुआ। जमीन के लफड़े में कई सालों तक रुका रह गया, बजट भी आ गया था उसी पीरियड का। आपकी सरकार में बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, लेकिन गाजीपुर में हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करेगा या बिल्डिंग की ईंटें इलाज करेंगी? गाजीपुर में 150 डॉक्टरों की कमी है। महिला डॉक्टर पूरे जिले में एक ठो है। क्या बेवकूफ बना रहे हैं प्रबंधक? जनता को धोखा देकर के गुमराह किया और भरम में रखा। महंगाई 4 गुना हो गई। टमाटर 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपए किलो बिक गया। लहसुन की कीमत इसी साल 400 रुपए किलो तक बिकी। अदरक 400 रुपया किलो इस भारत में बिका। मोदी जी उसके बाद भी अभी आप सपना दिखाते हो। तो मेरा तो मानना है कि हमारी देश की जनता इस बार फैसला कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में आपने 80 में 80 का जो नारा दिया, उसका आज ऐसा रिएक्शन हो गया है कि चुनाव अब किसी पार्टी और किसी मोर्चे का नहीं, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रहे, सारी की सारी सीटें हार रहे। तारा नजर आ गया दिन में इन लोगों को। ये घमंड, ये अहंकार, ये जनता किसी की गुलाम नहीं है। यही आपको जमीन से उठा करके अर्श तक ले जाती है और ताज भी पहनाती है। और ये जनता जब समझ जाती है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो वहां से अर्श से उतार के जमीन पर भी पटक देती है और आपको अपनी आपकी औकात बता देती है। और यही हालत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ करके एयरफोर्स के जवानों की गाड़ी पर आक्रमण कर दिए, मार दिए, मर भी गया जवान। एयरफोर्स का ऑफिसर मारा गया, जवान मारे गए। लेकिन महामहिम एलजी साहब गाजीपुर में परिक्रमा कर रहे हैं। कल भी परिक्रमा, आज भी परिक्रमा, उस दिन भी परिक्रमा, उसके दूसरे दिन भी परिक्रमा। कितना परेशान हो, छटपटा लो, सर नीचे पैर ऊपर कर लो। गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाने जा रही है। रिकॉर्ड बनाएगी, इतने वोट से हराएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ठगने का अंजाम क्या होता है। कुछ जाति के लोगों को ठेकेदार बना दिया गया, कुछ जाति के लोगों को विशेष सुविधा प्रदान की गई हो। लेकिन आम आदमी के साथ जो व्यवहार है आपकी सरकार में, मोटरसाइकिल पे हेलमेट भूल गया, चालान 5000 की काटते हैं, सब लगता है कि 20 चक्कर ट्रक पकड़ लिए। 4000 और 5000 की चालान रो देते हैं इंसान कि भैया क्या हो रहा। डरा दिया पूरी जनता को, फंसा देंगे, फंसा देंगे, फंसा देंगे। इंतजार कर रही है जनता, आग लगी हुई है छाती में। भूल नहीं सकता कोई तुम्हारे जुल्म को। और वक्त आ गया है लोकतंत्र में बटन दबा करके तुम्हारे जुल्म के खिलाफ ये जनता बदला देगी। तुम्हारा अरमान है कि मौका मिल गया तो संविधान हटा देंगे। तुम्हारा अरमान है कि मौका मिला तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे, बैठ के वहीं से मनोनीत करेंगे। चंदौली का एमपी फलाना तैया, गाजीपुर का एमपी बलिया का एमपी फैजा। ऐसा नहीं होगा। भारत की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार है। किसी भी कीमत पर संविधान से खिलवाड़ करने वालों को सत्ता तक नहीं पहुंचने देगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप बताओ, संविधान की रक्षा होनी है? कितने लोग तैयार हो बताओ? भारत के हर में देखा जाए अतरी कमरवा है निकल जा भैया, और का लेते बड़े देवता उनके दुनिया निकाल दिया। हाथ उठाइए किनको संविधान की रक्षा करना है। ये आतंक, ये भय, ये तमाम नौटंकी या झूठ ये समाप्त हो चुका है। काट की हड़िया कई बार नहीं चढ़ाई जा सकती। आज जनता आक्रोश में है।
दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, सुनिए और गौर से विचार करिए। दुनिया के किसी देश की जनता जो इच्छा करती है, उसकी इच्छा के हिसाब से वहां व्यवस्था चलाने वाली सरकारें, चाहे राजतंत्र की हो या लोकतंत्र की हो, उसके अनुसार नियम बनाती है, नीति बनाती है, कार्यक्रम चलाती है। हमारे देश में उल्टा है। देश की जनता चाहती है कि ये जो वोट पड़ता है, ये वोट मशीन में न डाला जाए, ये वोट बैलेट पेपर के जरिए हो। हमारे देश की जनता ये चाहती है। अब मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी कहते हैं ना, ये बेचारे गरीब कमजोर लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो बेचारे कागज को वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट खराब हो जाएगा। उन्हीं के लिए तो हम ये मशीन लाए हैं जापान से, इसलिए इस सुविधा के लिए बड़ा दर्द है गरीबों का उनको। हम इस मैदान में आए हुए तमाम बुजुर्गों नौजवानों से पूछना चाहते हैं, चाहे तो ये दुनिया के सामने मैसेज हम जहां भी जाते हैं पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, कितने लोग इस मत के हैं कि भारत में जैसे प्रधान का, नगर पालिका के सदस्य का या दूसरे चुनाव में वोट पड़ता है कागज के बैलेट पेपर पर, और कितने लोग चाहते हैं कि ईवीएम मशीन में वोट पड़े। अच्छा कौन है? आपका भरोसा किस पर है, बैलेट पेपर पर या ईवीएम मशीन पे? जो बैलेट पेपर वाले हैं पहले वो हाथ उठाएं। ये भारत की जनता जो 99% चाहती है कि बैलेट पेपर पे वोट पड़े, लेकिन मोदी जी 10 से बस नहीं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना आवश्यक है। इसके लिए क्या कीजिएगा? कमांडो साहब बैठ जाने कैसा पड़ेगा ना। हमारे देश के मालिक का सोच अलग है। एक सवाल पर पूरी बहस है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चुनाव निष्पक्ष कराने का प्रबंध किया जाए। 10 बजने में 2 मिनट पहले हमें बता दीजिए। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया निष्पक्ष चुनाव जरूरी है ताकि लोकतंत्र पे जनता का भरोसा बना रहे। कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां निष्पक्ष ढंग से हो। कैसे हो? तो एक प्रधानमंत्री हो, 3 आदमी मिलकर नियुक्ति करें, एक प्रधानमंत्री, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये तीनों मिलकर के देखें कि देश में कौन ऐसा योग्य आदमी है, कौन है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो निष्पक्ष चुनाव करा देगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 1, प्रधानमंत्री 2 और विपक्ष का नेता 1, 3। बताइए इसमें कोई खोट था? ये सही था कि नहीं था? बताइए इसमें कोई बेईमानी की झलक दिख रही? मोदी जी ने कहा नहीं बहुत गलत है, ये वाला नहीं चलेगा। बेचैन हो गए, पार्लियामेंट बुला ली गई, आनन फानन में पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। एक नया कानून बना दिया गया। अब क्या कानून बना? देखिए गए हम असली अच्छा ईमानदार वाला कानून बना दे रहे। बना दीजिए सरकार, आप बहुमत में हैं, आपने बना दिया कानून कि 3 ही आदमी मिलकर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में जो मंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया है उन्हीं में से किसी एक को जिसको वो नॉमिनेट करे, और तीसरा कौन होगा साहब? तीसरा प्रतिपक्ष का नेता। इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं। आप बताओ इसमें बेईमानी की गुंजाइश है कि नहीं? आप सब लोग बताइए ईमानदारी। प्रधानमंत्री एक और प्रधानमंत्री का कृपा पात्र जो बन गया मंत्री, वो मंत्री दूसरा और तीसरा प्रतिपक्ष का नेता। कभी ईमानदारी हो सकती है? तो ये तो जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयोग की घोषणा से 2 दिन पहले हो गई। 2 दिन पहले
नियुक्ति हो गई और तब प्रोग्राम घोषित हुआ। अब जो इस पद्धति से नियुक्त हुआ है, हमारा तो नहीं उसके ऊपर ईमान टिक रहा, देश की जनता का भी नहीं टिक रहा। लेकिन इसीलिए कह रहा हूं साथियों, बेईमानों को भी बेईमानी करने का ये आखिरी मौका है और देश को बचाने का भी ये आखिरी मौका है। इसलिए चूकना नहीं है, इस बार चूकना नहीं है। अभी नहीं तो फिर समझो कभी नहीं। देश में वोट डालने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा और जनता का यह अधिकार जिस दिन खत्म हो गया, फिर देश में तानाशाही का राज हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1 जून को आपके घर परिवार से भी अगर कोई बाहर कोई रोजी रोजगार और नौकरी के लिए किसी वजह से बाहर गया है, उसको जरूर बुलाइए 2 दिन पहले। अपने इस राष्ट्रीय पर्व मान लीजिए इसको, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मान लीजिए इसको। एक एक परिवार के सदस्य को जो बाहर है बुला लीजिए, 2 दिन आकर के अपने परिवार के बीच में रह लेगा, उनसे बात कर लेगा, उनसे मिल लेगा, माँ बाप की खिदमत कर लेगा और अपना वोट भी डाल करके फिर अपने गंतव्य पे चला जाएगा। इस लड़ाई में सहयोग करेंगे करेंगे तो जरा हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।